बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कश्मीर टुडे। मैं हूं यासिर रहमान। आज के पहले मौजू में हम बात करेंगे एक ऐसे वाक़े की जो मकबूजा कश्मीर में रिसेंटली रूनुमा हुआ है। ये वाक़या बज़ाहिर तो हमें बहुत छोटा सा लगता है, यानी ऐसे लगता है कि ये जैसे इस पर बात करना, ये इस पर एक मौजू का ज़ेर बहस लाना, इसकी क्या एक लॉजिक हो सकती है। लेकिन जब हम इसकी डिटेल्स में जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि ये वाक़या नहीं है, ये बुनियादी तौर पर ज़हनियत है, ये बुनियादी तौर पे एक नज़रिया है कश्मीरियों को लेकर, कश्मीरियत को लेकर और उस मकबूजा इलाक़े को लेकर, जिसके लोगों को भी ये मफ्तूहा करार देते हैं कि इनको भी हमने फातिहा करार दे दिया है, इनको भी हमने फ़तह कर लिया है। इस पर ज़रा बात करेंगे। कुछ दिन पहले नॉन लोकल्स ने मकबूजा कश्मीर के अंदर चलती हुई गाड़ी में एक खातून की वीडियो बनाने की कोशिश की और उसे हैरेस किया। वो खातून बहुत अनकंफर्टेबल हुई इस हवाले से और वो नहीं चाहती थी कि उसे शूट किया जाए। कश्मीरी खातून थी और ये नॉन लोकल्स टूरिस्ट के नाम के ऊपर जो हैं ये वहाँ पे आए हुए थे। इसी तरीके से कुछ वीडियोस ऐसी भी वायरल हुई जो कि यूट्यूबर्स मकबूजा कश्मीर के अंदर वहाँ की जो लोकल आउटफिट्स हैं, फ़ैरन है, वो पहन कर वो ख़वातीन के हवाले से कुछ नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे कश्मीरी ख़वातीन के हवाले से। लेकिन मसला ये है कि ये सोच आई कहाँ से कि कश्मीरियों और कश्मीरी ख़वातीन के हवाले से इस तरह की सोच पैदा करना। असल में ये सोच आती है कुछ अर्सा पहले। अगर हम इसका तज्जिया करें तो हमें पता चलता है कि ये बीजेपी के लीडर्स ने ये सोच दी है। ऐसे लीडर्स ने जो ये कहते हैं कि जी आर्टिकल 370 का मामला अब हल हो गया है, 35A का मामला हल हो गया है, अब आप ये करें कि वहाँ की जो ख़वातीन हैं उनके साथ जाके शादियाँ कर लें, उनको उठा कर ले आए। एक डेटा के मुताबिक 10,000 से ज़्यादा ख़वातीन ऐसी हैं जो 2019 के बाद से लापता हैं, उनका कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ गई हैं। तो आपको ये बताएं कि ये वाक़या पहली अपनी नौइयत का पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात हुए हैं कि जब नॉन लोकल्स ने, जो इंडियन आइडेंटिटी के लोग थे, उन्होंने मकबूजा कश्मीर में आके कश्मीरी बच्चों को अगवा करने की कोशिश भी की है। और इसी तरीके से और भी हरासमेंट के वाक़यात आए दिन होते रहते हैं। आपको इससे पहले कि मैं मेहमानों से तारुफ भी कराऊं, कुछ आपको शॉर्ट्स में सुना दे ताकि ये चीज़ें आपको समझ आ सकें कि बुनियादी तौर पे पीछे चल क्या रहा है। मनोहर लाल खट्टर ये हरियाणा का सीएम था और ये बीजेपी का बड़ा कट्टर किस्म का बंदा था। इसने कुछ अर्सा पहले ख़वातीन के हवाले से, कश्मीरी ख़वातीन के हवाले से क्या कहा, आपको पहले ये दिखा देते हैं। हमारे हरियाणा का नाम बदनाम था कि ये बेटियों को मारने वाला प्रदेश है, लेकिन हमने अभियान चलाया। जो जेंडर रेशो लड़कियों की संख्या 1000 लड़कों के पीछे 850 थी, अब 1000 लड़कों के पीछे वही लड़कियों की संख्या 933 हो गई। 933। अब कुछ लोग कहने लगे हम कश्मीर को आवाज से रहेंगे। अब आपको हम दूसरा जो सिलसिला है वो बताते हैं। बीजेपी का एमएलए है विक्रम सैनी, ये कश्मीरी ख़वातीन के हवाले से क्या कहता है, ये भी जरा सुन लीजिए आप। कार्यकर्ता बहुत उत्सुक है और जो कुआरे हैं उनकी शादी वही करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ की लड़की यदि किसी उत्तर प्रदेश के छोरे से शादी कर ले तो उसकी नागरिकता खत्म। बाहर की नागरिकता अलग, कश्मीर की अलग। यानी एक देश दो विधान कैसे होना चाहिए। और जो मुस्लिम कार्यकर्ता है अगर एक दो यहाँ बैठे हो रहे तो खुशी मनानी चाहिए। शादी वहाँ करो ना कश्मीरी गोरी लड़की से, खुशी मनानी चाहिए उन्हें भी। पूरे चाहे हिंदू मुसलमान कोई हो, ये पूरे देश के लिए एक उत्साह का विषय है। और इस हवाले से जो अभी रिसेंटली वाक़यात हुए हैं, वहाँ के कुछ यूट्यूबर्स हैं जिस तरह शेख इमरान है, उसने अपने गुस्से का इज़हार किन अल्फाज में किया है, थोड़ा सा आपको ये भी दिखा देते हैं। ये वीडियो जिसमें एक खुलेआम कश्मीर का नाम लेकर कश्मीर की माओं और बहनों के बारे में ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल करता है जो किसी भी कश्मीरी को सुनना गवारा नहीं होगा। हम कश्मीर के लोग मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते, माने जाते, लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि आप हमारे माओं और बहनों के बारे में इस तरीके की जबान का इस्तेमाल करो जो किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं होगी। इंडियन आर्मी ने एक शख्स को जब कत्ल किया, उसकी बेटी किस तरह से रोती रही, दुआइयाँ देती रही, और इंडियन अथॉरिटीज़ उन कश्मीरी ख़वातीन और बच्चियों के साथ किस तरह से सलूक करते हैं, उनको हरास किस तरह से करते हैं, ये भी देख लीजिए ज़रा। 2 बार छोड़ा, तीसरी बार मार दिया, ये क्या मतलब होता है? वो कहाँ से आप लोग, और जो वहाँ गवाह थे उनको भी मार दिया, ये क्या मतलब होता है? और जब मैं उनको बोल रही हूँ कि
अंकल आपने ये क्या किया, आपको कैसे लगा मेरा बाप ये है? तो वो वहां से हंस रहे हैं, मैं क्या रिस्पॉन्स दूं उनको? वो हंस रहे थे वहां से, वो बहुत बेशर्मी से हंस रहे थे, मैं उनको क्या जवाब देती? तो ये आपने शॉर्ट्स सुनी और इससे यकीनन एक अंदाज़ा हो गया होगा कि कश्मीरी ख़वातीन को इंडियन अथॉरिटी से लेकर एक आम आदमी तक किस तरह ट्रीट किया जाता है। हमारे बड़े ज़बरदस्त पैनल ने आज ज्वाइन किया है, तारुफ करवा देते हैं। जनाब अल्ताफ़ वानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर हुर्रियत रहनुमा हैं, नामवर तज्ज़ियाकार हैं, अपना थिंक टैंक रन करते हैं। नाइला अल्ताफ़ कियानी साहिबा सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं, प्रोग्राम अपना होस्ट करती हैं। हमें बिलाल अहमद साहब ज्वाइन कर रहे हैं, आप तज्ज़ियाकार हैं और प्रोग्राम होस्ट करते हैं और सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट बड़ी रेलेवेंट शख्सियत आज के प्रोग्राम के हवाले से अथॉरिटी माने जाते हैं सफारती महाज के ऊपर, एम्बेसडर रिटायर्ड डॉक्टर जमील अहमद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है स्काइप के ज़रिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम पैनलिस्ट का जिन्होंने हमें आज के प्रोग्राम में वक्त दिया है। इससे पहले सवालों का बाकायदा आगाज़ किया जाए, आपको रिपोर्ट दिखा देते हैं। भारत के 5 अगस्त 2019 को कश्मीर की आईनी हैसियत बदलने के गैर कानूनी इक़दाम ने कश्मीरी ख़वातीन को भारतीय फौज के रहमो करम पर छोड़ दिया, जहां वो बदतरीन रियासती दहशतगर्दी का शिकार हो रही हैं। श्रीनगर में सोशल मीडिया पर वायरल ख़वातीन की एक वीडियो ने इंसानियत को झंझोड़ कर रख दिया। ख़वातीन की तौहीन करने की ये वीडियो गैर कश्मीरियों की जानिब से कार के अंदर बनाई गई। सोशल मीडिया सारिफीन ने इसे हक दराजी और वक़ार के मनाफी करार देते हुए मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। कश्मीरी ख़वातीन से बदसलूकी का ये पहला वाक़या नहीं, बल्कि भारतीय जबर की चक्की में पिसती ये ख़वातीन इंसानी हुकूक की बदतरीन पामालियों का शिकार हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौज ने अब तक 11,265 ख़वातीन को आबरू रेजी का निशाना बनाया, जिनमें कुनन पोशपुरा में इज्तिमाई इसमत दरी, चौपैया की 17 साल आसिया जान, उसकी भाभी नीलोफर और कठुआ की 8 साल बच्ची आसफा बानो का अगवा, बेहुरमती और कत्ल के वाक़यात भी शामिल हैं। हजारों ख़वातीन के शौहर, बेटे और भाई लापता हैं। हक़ खुद इरादियत के जायज मुतालबे की पादाश में आसिया इंदराबी, फहमीदा सूफी, नाहिदा नसरीन और आसिया बानो समेत मुताद्दिद ख़वातीन गैर कानूनी तौर पर मकबूजा कश्मीर और भारत की जेलों में नजरबंद हैं। इंसानी हुकूक के बारे में 52वीं UN कमीशन में प्रोफेसर विलियम बेकर ने गवाही दी कि भारतीय फोर्सेज मकबूजा कश्मीर में इस्मत दरी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं। सिविल सोसाइटी ने मुतालबा किया है कि जुल्म और जबर का सिलसिला बंद करके मकबूजा कश्मीर में ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ और वक़ार के लिए इंसानियत सोज़ वाक़यात की फौरी रोकथाम की जाए। रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा की। सबसे पहले वानी साहब मैं आपको इसमें शामिल करूंगी, फरमाइएगा कि इससे हमें क्या पता चलता है, ये जो नॉन लोकल्स की तरफ से कश्मीरी ख़वातीन की फिल्मिंग हो रही है, उनको हरास किया जा रहा है, ये क्या है? देखिए, बुनियादी तौर पर इसकी वजूहात जो हैं, एक तो पहले ये एक ऐसा फ़ैल है जो किसी की प्राइवेसी को आप इंटरप्ट करते हैं। ये काबिल गिरफ्त जुर्म है। जिस तरह वो फिल्मिंग कर रहा था, जो सारी चीज़ कर बग़ैर इजाज़त आप किसी का फ़ोटो नहीं ले सकते हैं। चाहे कि एक हिंदुस्तानी एक कश्मीरी का फ़ोटो ले इस तरह से, और वो भी खातून का, तो ये तो इस पर जो रद्द अमल आया कश्मीर में वो नेचुरल था। लेकिन इसके पीछे जो चीज़ें कार फरमा हैं, वो क्योंकि लीडरशिप जो आपकी है वो आपको रास्ता दिखाती है। आपकी लीडरशिप जो हिंदुस्तान की है, उसके बयानात ऐसे आए जैसे आपने हरियाणा के वज़ीर आला का या एक MLA का कहा। ओवरऑल जो BJP की लीडरशिप, उसका रवैया टुवर्ड्स कश्मीरियों यही था। वो किसी जगह कश्मीरियों की इज़्ज़त एहतराम इसकी बात नहीं करते हैं, और इज़्ज़त माफ़ ख़वातीन की तो बात ही नहीं करते हैं। जब हरियाणा के वज़ीर आला ने कहा कि अब 370 ख़त्म हुआ, अब कश्मीर में जाकर आप ऐसे शादियाँ कर सकते, गोरी लड़कियों से शादियाँ करते, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन ये उन्होंने बताया। तो इससे जो वहाँ की अवाम है, लोग हैं, और फिर आप देखें हिंदुस्तान की अफवाज जो मकबूजा कश्मीर के अंदर पहले से बहुत सारे ऐसे जराइम की मुर्तकब हो चुकी है जो दुनिया ने देखे हैं। किस तरह से उन्होंने मास रेप्स कंडक्ट किए कश्मीर के अंदर, गैंग रेप्स किए, फिर उन्होंने उन बच्चों को उनका कत्ल भी किया। ये सारी एक लंबी दास्तान है, लेकिन कोई अकाउंटेबल नहीं हुआ। नाउ आफ्टर दिस, नाउ एवरी इंडियन थिंक्स दैट ही इज़ नॉट अकाउंटेबल वॉट एवर ही कैन डू इन कश्मीर। आपने देखा इससे पहले कि कई हिंदुस्तानी जो गैर रियासती बाशिंदे थे, वो बच्चे अगवा करते हुए पकड़े गए। कई हिंदुस्तानी ऐसे थे जो कश्मीर के अंदर ख़वातीन को ले गए। जिस रिपोर्ट का आपने जिक्र किया, पहले दफ़ा मैंने डिस्क्लोज़ किया था यहाँ पर, कि हिंदुस्तान की वज़ारत दाखिला की रिपोर्ट है कि 2019 के बाद से 10,000 के करीब ख़वातीन जो हैं वो लापता हैं।
ان کو اور یہ کس نے لیا؟ 10,000 انسان ہیں. یہ 10,000 انسان کس وقت لیے گئے؟ when کشمیر واز ٹوٹلی انڈر سیج. جب کشمیر میں کسی بھی جو سویلین ہے اس کو مومنٹ کی اجازت نہیں تھی. آج 6 سال گزرنے کے بعد بھی پتہ نہیں چل سکا نہیں، جو کمیونیکیشن اس وقت کریک ڈاؤن تھا کشمیر کے اندر ہر قسم کی، اور کشمیری اپنے گھروں میں مقید تھے. یہ اس وقت کا واقعہ ہے. انہوں نے ان کو لیا. اٹ از کائنڈ آف ان کو انہوں نے کس مقصد کے لیے آگے بیچ ڈالا، کیا کیا، اور ان کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے. اور رپورٹ بھی کون دیتی ہے؟ ہندوستان کی وزارت داخلہ رپورٹ دیتی ہے. لیکن ہندوستان کی جو حکومت ہے اس کے لیے ان کو ٹریس کرنے کے لیے کوئی اقدام نہیں اٹھاتی ہے، اور یہ سلسلہ وہاں پر جاری ہے. جب ایسے اقدامات ہوں، جو ہم نے اس سے پہلے کنن پوشپرا کے واقعات پر ہندوستان کے سپریم کورٹ کا رویہ دیکھا، ہندوستان کی جو سول سوسائٹی کا رویہ دیکھا، اس کے بعد سے تو یہ اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے ہاؤ دے ول ڈیل کشمیریز. اچھا نائلہ، آپ بینگ اے خاتون، ایک کشمیری خاتون، یہ فرمائیے گا کہ یہ جو معاملہ سامنے آ رہے ہیں، جس طرح سے انہوں نے بات کی کہ لیڈرشپ نے ایک ان کو راستہ دکھا دیا ہے، یہ کس ذہنیت کی عکاس ہے؟ یہ کشمیریوں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بالخصوص جو کشمیری خواتین ہیں ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ کیا یہ کشمیر میں سفاری کرنے جاتے ہیں اور کشمیری خواتین کو کچھ ایگزیبٹ سمجھتے ہیں، پروڈکٹ سمجھتے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک آپ نے کہا. جیسا کہ آپ لوگ پہلے ذکر کر چکے ہیں، نہ صرف یہ کہ جو اتر پردیش کے ایم ایل اے تھے بی جے پی کے، انہوں نے، بلکہ ابھی ہریانہ کے وزیر اعلیٰ کا، مطلب اتنا وزیر اعلیٰ کا اتنا بڑا منصب ہے اور آپ اس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں جس کو الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے کہ لچر گفتگو آپ کر رہے ہیں خواتین کے بارے میں، جو عفت مآب خواتین کے بارے میں. اس کے علاوہ جو ارنب گوسوامی اور اس قسم کے جو اینکر پرسنز ہیں وہ بھی آ کے ہیٹ سپیچ کرتے رہتے ہیں، خواتین کو تضحیک کا نشانہ بناتے ہیں، اور اس قسم کی جو باتیں ہیں اس سے یہ ایک مینٹیلٹی بنتی ہے کہ علاقائی طور پر شاید ہندوستانی برتر ہیں اور جو مفتوحہ علاقہ ہے کشمیر، وہ اور اس کے لوگ جو کہ ہیں وہ لیسر ہیومن ہیں. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ صنفی امتیاز کے بارے میں ہندوستان اپنے آپ کو بہت ایک ڈیولپ نیشن کے طور پر بین الاقوامی طور پر پیش کرتا ہے، مگر افسوسناک بات یہ ہے کہ وہ کوئی بھی ایسے علاقے جو ہیں، پچھلے عرصے میں آپ نے دیکھا تھا کہ کس طرح جو منی پور کی بھی ویڈیوز سامنے آئی تھیں اور کتنی توہین آمیز ویڈیوز تھیں. وہ خواتین کی توہین نہیں تھی، ان لوگوں کی توہین تھی جو اس قسم کی حرکات میں مارچ کروایا گیا خواتین کو، اور اس پہ بہت اعتراضات بھی ہوئے، دنیا نے اس بات کو بہت اچھالا بھی. اب یہ ایک محض ویڈیو نہیں ہے جو وائرل ہوئی ہے، بلکہ یہ ایک سٹرکچرل خرابی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خواتین کو بالکل جیسے آپ نے کہا، آپ انہیں ایک دیکھنے کی چیز سمجھتے ہیں، انہیں لیسر ہیومن سمجھتے ہیں. آپ کا خیال ہے ان کی کوئی پرائیویسی نہیں ہے، اور آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ کہیں سے بھی آئیں گے اور ان کے بارے میں گورا یا کالا ہونے کی گفتگو کریں گے. اور جب یہ نفرت کا بیانیہ ایسا ہوتا ہے کہ جب اس کو اوپر کے لیول پہ نفرت کا بیانیہ پھیلایا جاتا ہے تو obviously اس کے اثرات نیچے آتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہندوستان کی جو افواج ہیں وہ آلریڈی کتنی بڑی تعداد میں کشمیر میں موجود ہیں. 6 کشمیریوں پر 1 فوجی آلریڈی وہاں پر موجود ہے. تو ہماری جو خواتین ہیں وہ دوہری مشکلات کا شکار ہیں. ایک تو جو ظالمانہ قوانین ہیں وہ انہیں دبا رہے ہیں، اوپر سے جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ دن رات ان کی ہراسگی کا نشانہ بنتی ہیں، ان کی نظروں کا نشانہ بنتی ہیں، ان کی تلاشیوں کا نشانہ بنتی ہیں. کیا کشمیریوں کو اس طرح کی تضحیک آمیز ٹورزم چاہیے؟ کشمیریوں کو تو ویسے بھی ٹورزم نہیں چاہیے. پیدا ہوتا ہے. Is it a tourism؟ بالکل ٹھیک بات ہے. اور یہ جو لوگ آپ کو خود سے کمتر سمجھتے ہیں، مطلب جو حالانکہ ہیں نہیں کسی بھی ذریعے سے، کشمیری ماشاءاللہ ہر محاذ پہ جہاں پہ بھی کوئی کشمیری ہمیں نظر آتا ہے ہم دیکھتے ہیں وہ کس طرح پرومیننٹ اس کی حیثیت ہوتی ہے. تو ایک تو آپ ان کو کمتر سمجھتے ہیں، اور اوپر وہاں پہ آ کر آپ کوئی ان کے لیے ایسا کوئی اکنامک بینیفٹ نہیں کر رہے، بلکہ آپ ان کا جو کلچر ہے اس کو خراب کر رہے ہیں، آپ ان کا تشخص خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اب آپ ان کی چادر اور چار دیواری کے بھی خلاف حرکات کر رہے ہیں. نہ صرف یہ کہ اس کی ضرورت نہیں ہے کشمیریوں کو، بلکہ اس پہ شدید ریاکشن آنا چاہیے. دنیا کی ان تمام جو وہ تنظیمیں ہیں جو خواتین کے حقوق کے لیے بات کرتی ہیں، انہیں ضرور اس بات کا نوٹس لینا چاہیے کہ ہندوستان کی طرف سے جو اس طرح کی باتیں ہیں یہ رکنے میں نہیں آنے والی ہیں. آج ایک ویڈیو آئی ہے، خدا نخواستہ کل حالات خراب ہوں گے. جب لوکل لوگ ریاکٹ کریں گے تو پھر ہندوستان کو تکلیف ہوگی، اور وہ جو ہندوستان ایک نارملسی کا بیانیہ اپنا بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ بھی یقیناً بری طرح دوبارہ سے مجروح ہوگا. ٹھیک ہے، آپ نے دنیا کے حوالے سے بات کی تو میں ایکسلنسی ڈاکٹر جمیل صاحب کو اس میں انوالو کروں گا. ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا، یہ سب کچھ کر کے ہندوستان کی جو اتھارٹیز بالخصوص بی جے پی کی لیڈرشپ کے حوالے سے آپ نے یہ شارٹس آپ کے سامنے پہنچائیں، یہ اور خاص طور پہ جو لوگ اس ذہنیت کے حامل افراد ہیں جو مقبوضہ کشمیر کا وزٹ کرتے ہیں، دنیا کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ کشمیریوں کو کیا سمجھتے ہیں؟
نہیں، کشمیریوں کو تو ابھی گفتگو جس طرح ہوئی کہ کشمیریوں کو وہ سمجھتے یہی ہے مفتوحہ علاقہ، جس طرح نائلہ صاحبہ کہہ رہی تھی، اور اس میں جو بھی ان کے وہاں پراپرٹیز ہیں یا وہاں ہیومن بینگز ہیں، ان کو اسی حساب سے ٹریٹ کرنا شروع کر دیا ہے. اور جب وہ پہلے سے ایک اوپن پریزن میں انہوں نے رکھا ہوا ہے، جس طرح کا 1 ملین سے زیادہ فورس وہاں ڈپلائی کر کے ڈراکونین لاز وہاں امپوز کر کے، تو اس کے بعد پھر بہار جو اور ایک ماحول پیدا کیا ہوا ہے پورے انڈیا میں، پورے بھارت میں جو ایک ماحول ہے کہ جو بی جے پی اس وقت ہے وہ آر ایس ایس پروپیلڈ ایک جماعت ہے جو کہ اس وقت حکومت چلا رہی ہے، اور اس کی ایک خاص نفسیات ہے. اس نفسیات کا شاخسانہ یہ ہے کہ جو مائنورٹیز ہیں یا مسلمان ہیں، ان کی خواتین، اس وقت کشمیر کی بات ہو رہی ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے وی ول گیٹ اوے ود ایوری تھنگ. جس طرح کہ انہوں نے 2353 خواتین کا قتل کیا ہے، کولڈ بلڈڈ قتل کیا ہے 1990 سے لے کے اب تک، 89 سے لے کے اب تک، اور تقریباً 11,267 کے قریب خواتین ہیں جن کو کہ انہوں ریپ، جو کہ رپورٹڈ کی میں بات کر رہا ہوں، ان رپورٹڈ اس سے کہیں زیادہ ہیں. اور یہ رپورٹس ریفلیکٹ کی گئی ہیں ہیومن رائٹ کمیشن کے جو رپورٹ شائع ہوئی ہیں. 2 بڑی بڑی رپورٹیں، ضخیم قسم کی رپورٹیں شائع ہوئی ہیں، جس میں کہ ان چیزوں کا ذکر ہے کہ کس طرح ظلم و بربریت وہاں کیا گیا ہے، کس طرح پیلٹ گنز چلائے گئے ہیں، کتنے بلین پیلٹ فائر ہیں، کس طرح ریپ کیا گیا ہے، کس طرح وومن مولسٹیشن کی گئی ہے. وہ سارا ذکر ہے اس کا، اور ہم بھی ڈسکس کرتے رہے ہیں. اب آپ کا سوال کہ دنیا اس پر ریئیکٹ کیوں نہیں کرتی ہے، دیکھیں اس کے 2 پہلو ہیں. کیونکہ دنیا سے ریئیکشن دینے کے لیے پہلے تو یہ ہے کہ انٹرنیشنل قوانین کا اطلاق کیسے کیا جائے، امپلیمنٹیشن کیسے کیا جائے. پہلے بڑا سوال یہ ہے، انٹرنیشنل قوانین میں تو کوئی گنجائش نہیں کہ یہ اس قسم کی وائلیشن کی جائے جو ہیومن رائٹ کی ہے، اور انڈیا کی اپنی وائلیشن ہے. تو اس کو انووک کرنے کے طریقے ہیں. پہلا طریقہ کہ اس میں چیپٹر 6 کے تحت سینکشن انڈیا پہ لگایا جائے. دوسرا طریقہ نہیں مانتا ہے، جیسے کہ وہاں کے پہلے سے موجود ہیں، وہ امپلیمنٹ انڈیا نہیں کرتا ہے. اور اس کے لیے اب ایک ہی راستہ ہے کہ چیپٹر 7 کے تحت کاؤنسل ریزولوشن پاس کرے اور اس کی امپلیمنٹیشن بائی فورس کروائے. وہ بھی نہیں ہوتا ہے، وہ کیوں نہیں نظر آ رہا ہے؟ اس جیو پولیٹیکل تغیرات اس وقت ہیں اس خطے میں اور دنیا میں. انڈیا اس وقت بلو وائٹ بنا ہوا ہے، اور بلو وائٹ بنا ہوا ہے کیونکہ امریکہ کے ساتھ کے قریب انڈیا نے اپنے جو ایگریمنٹس کیے ہوئے ہیں، وہ بیسیکلی اٹ از ڈائریکٹڈ ٹو ڈومینیٹ دی انڈین اوشن اینڈ ڈومینیٹ دی ساؤتھ چائنا سی، اور دیٹ از کنٹینمنٹ آف چائنا. اس کی وجہ سے نظریں دنیا پر امریکہ کے الائز وہ دور کر لیتی ہیں، اور انڈیا چاہے وہ ریڈم کی رپورٹ ہو جو کہ امریکہ کی کمیشن ہے، اس میں بتایا ہوا ہے کہ کس طرح اس کے خلاف وہ کر رہے ہیں، جرائم کر رہے ہیں. اور چاہے وہ انٹرنیشنل، چاہے وہ ہیومن رائٹ کمیشن کی رپورٹ جو کہ سیکورٹی کاؤنسل میں پیش ہو چکی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا از ایبل ٹو گیٹ اوے with all the international law, including the international report law. آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جو ڈیموگرافی کی آپ بات ہو رہی ہے، ٹورزم کی بات ہو رہی ہے، باہر سے آئے ہوئے لوگوں کی ہراسمنٹ کی بات ہو رہی ہے، ویڈیو بنانے کی، یہ بظاہراً جس طرح آپ میں بتا رہے تھے کہ اتنی بڑی بات نہیں ہوتی ہے. اس سے اگر آپ پروجیکٹ کریں اتنی غمازی کرتا ہے کہ وہاں لوگوں کو اس طرح ایک تاثر دیا گیا ہے کہ بس اب انڈیا میں جو ہندوتوا کے لوگ ہیں یا جو مودی کی سپورٹ اور ہیں اور ووٹرز ہیں یا آر ایس ایس کے جو ممبر ہیں یا اس ذہنیت کے، ان کے لیے ہر چیز غنیمت ہے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے جو سلسلہ چلایا جا رہا ہے، تو اس کی وجہ سے ایک سائیڈ وہاں پہ موجود ہر چیز کو بشمول خواتین کو یہ مال غنیمت کے طور پہ دیکھتے ہیں اور ٹریٹ کرتے ہیں.
इट्स अ वेपन ऑफ, इसको वॉर वेपन के तौर पर रेप एज अ वेपन ऑफ वॉर कर रहे हैं, रेप एज अ वेपन ऑफ ऑक्यूपेशन कर रहे हैं। मैंने आपको फिगर दी 11,265 जो रिपोर्टेड है, इससे कहीं ज्यादा है वैसे। तो इस लिहाज से ये सिलसिला जारी है। बड़े रेलेवेंट तरीके से आपने इसको जो है वो बयान किया है कि किस तरह से इंटरनेशनल लॉज के ऊपर लागू होते हैं, क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं, लेकिन नहीं हो रही, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। बिलाल साहब, आपको इसमें मैं शामिल करूंगा, ये फरमाइएगा, इंडियन मीडिया इस सारे मामले को एक खास नज़र, एक खास एंगल से हमें दिखाता हुआ नज़र आया है, जिसके तहत वो खवातीन जो कश्मीरी खवातीन हैं उनको विक्टिम के बजाय वो एक अलग से तस्वीर उनकी पेश करता हुआ नजर आया। किस हद तक रिस्पॉन्सिबल है इंडियन मीडिया इस सोच के परवान चढ़ाने में जो कि एक आम हिंदुस्तानी या उस जहनियत की अक्कास करती है जो हमें नजर आ रहा है इन विजुअल्स के अंदर? देखें, इंडियन मीडिया डे वन से ही आप देखिए, इंडियन मीडिया की भी वही पॉलिसीज़ हैं, उनकी मैनेजमेंट के लोगों की, उनके मीडिया से रिलेटेड लोगों की भी जहनी हालत वही है जो एक आम हिंदुस्तानी की है। जैसे वही सोच और फिक्र है उनकी, वो उसी चीज़ को, उसी मामले को परवान चढ़ाते हैं जो उनकी पॉलिसीज़ हैं। कश्मीर के मुतलका जो इंडियन गवर्नमेंट है, किसी भी दौर की गवर्नमेंट रही हो, उसकी पॉलिसी तो एक जैसी ही रही, यकसर ही रही। आज मोदी के दौर में, इस दौर में ज़्यादा तेज़ हो गई पॉलिसी, मुखालफाना पॉलिसी है। तो ख़वातीन का ये इशू हो या ओवरऑल भी अगर आप देखें तो वो कुछ बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं, बजाय कि वो हेल्पफुल हो मजलूमों के लिए, ऐसा नहीं किया जाता है। और इंडियन मीडिया तो वही कुछ करता है डे वन से, जो उनको फीड किया जाता है वहाँ पे खुद मुख्तारी का तो सोचा भी नहीं जा सकता ना, क्योंकि जैसी जहनीत है वैसे ही चीज़ों को ट्रीट किया जाता है। और खुसूसन ये इशू जिसकी तरफ आपने इशारा किया, ये कोई पहला इशू नहीं है। 11,000 से ज़्यादा रिपोर्टेड जो केसेस सामने आए हैं, कितने हज़ार ख़वातीन हैं जो बेवा हैं, कितनी कम सिन बच्चियाँ हैं जिनके साथ बदसलूकी और उन्हें हरासा करने के वाक़यात सिर्फ इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट तो नहीं किए, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया या मुख्तलिफ ममालिक की जो रिपोर्ट्स थी इंसानी हकूक़ की बदतरीन खिलाफ वर्जियों की, उनमें तो वो चीज़ें सामने आई, लेकिन उस पर भी बददियानती का मुर्तकब हुआ है इंडियन मीडिया, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स रिपोर्ट ना करके, आसिया के बारे में बात ना करके, नीलोफर के बारे में बात ना करके, कुनन एंड पोशपुरा के बारे में बात ना करके, उन खवातीन के बारे में भी बात नहीं की जाती जो हक खुद अरादियत मांगने की पादाश में आज जेलों में कैद हैं। आसिया साहबा हैं, बाकी खवातीन हैं, एक बड़ी तादाद है। क्योंकि जैसे बात की जमील अहमद खान साहब ने भी कि अब आप देख लिए ना, मफतूआ इलाका समझ के उसके अंदर जो आज किया जा रहा है या जो पहले से भी किया जा रहा था, अब उसमें इजाफा ही देखने में आ रहा है। इंटरनेशनली तो ये बड़ा मेकअप करके पेश कर रहे हैं अपने आप को, मोदी जी की हुकूमत के हम बड़े इंसानी हकूक़ के हम बड़े अलंबरदार हैं। और भाई अगर इतना ही सब कुछ बेहतर है, मैं अक्सर और बेशतर यही कहता हूं, तो आपको किस बात का डर है? क्यों 8 लाख फौज आपने वहां पे रखी हुई है? अभी रिसेंटली एक रोज पहले 500 से ज्यादा लोगों को आपने फिर गिरफ्तार कर लिया है। तो यह है कि मीडिया, मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया से जो जुल्म और सितम है मकबूजा कश्मीर के अंदर, उसको छुपाने में बुनियादी रोल है इंडियन मीडिया का। जो असल तस्वीर, जो हकायक, बड़े बड़े तज्जियाकार तो उनके पूरी दुनिया के अंदर बात करते हुए नजर आएंगे, लेकिन वो यकीनन जो मैं जिसकी तरफ तवज्जो मबज़ूल करवाना चाहूँगा और इन्वॉल्व करूँगा वानी साहब आपको, कश्मीरी पंडितों का मामला जब आया तो हमने देखा कि कश्मीर फाइल्स के नाम से एक बंच ऑफ लाइज जो है वो एक फ़िल्म बनाई गई और उसको सामने पेश किया गया। उसमें ख़वातीन को, कश्मीरी पंडित ख़वातीन को बहुत विक्टिम के तौर पे वहाँ पे पेश किया गया। क्या कभी ऐसा हुआ 1980s के अंदर, लेट 80s के अंदर और 90s के अंदर कि किसी कश्मीरी ने कश्मीरी पंडित खातून के साथ कोई बदसलूकी की हो, कभी उसे कोई हरास किया हो और इस बुनियाद पर उसे कश्मीर छोड़ना पड़ा हो कि क्योंकि वहाँ पे उसे बदसलूकी की जा रही है इसलिए वो छोड़ रही है? कभी ऐसे हुआ? क्या कश्मीर का कल्चर है इस तरह का? देखें, इसकी जो नफ़ी, इन चीज़ों की नफ़ी खुद कश्मीरी पंडितों ने खुद की है अपने जो उनके बयानात बाद में आए इसके ऊपर। हमारे एक बड़े तजिया निगार और हिंदुस्तान के एयर मार्शल भी रहे हैं कपिल काक ने जब वो मूवी देखी, फिर दूसरी मूवी देखी, उनके तजिया आई अखबारों में कि ये तो कश्मीरी पंडितों को मजलूम बनाकर पेश करने और कश्मीरी मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक प्रोपगंडा बनाकर हमारे दरमियान और मज़ीद धराड़ें पैदा करने की कोशिश है। हिंदुस्तान ने पहले भी धराड़ें पैदा की। हिंदुस्तान का मीडिया लगातार जिस किस्म का भी जो भी मीडिया रहा,
जो वहाँ पर मीडिया में पहले लोग थे जो बात करते थे, वो तो छोड़कर मीडिया चले गए। उन्होंने यूट्यूब अनुराधा भसीन हो गए, बाकी लोग हो गए, उनको तो बंद करने पड़े। वहाँ कर्नाटका में वो एक खातून थी, उसको मार डाला गया बीजेपी वालों ने उसको, और फिर दूसरे लोग तो कहीं बाहर जाकर अब वो बाहर से काम करते हैं, दूसरे मीडिया के साथ काम करते हैं, इंडियन मीडिया में काम नहीं कर पा रहे हैं। वजह ये थी कि टोटली बीजेपी वांटेड देम टू डू व्हाट मोदी सेज, दैट इज व्हाई दे सेड गोदी मीडिया, उस सारी मीडिया को कहा जाता है गोदी मीडिया, वो सारी चीज़ें वो करते हैं। और एक नैरेटिव उन्होंने कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ बनाने की कोशिश की। इट वाज नॉट अगेंस्ट सम पर्सन, ये सिर्फ कश्मीरी मुसलमानों को, ताकि हिंदुस्तान के अंदर जो कश्मीरी पढ़ने के लिए जाता है, जो कारोबार करने के लिए जाता है, क्योंकि आपने कश्मीरी के रास्ते महदूद कर दिए हैं, आपने उसका पासपोर्ट भी बंद कर दिया, आपने उसको स्कॉलरशिप भी बना दी, रिस्ट्रिक्ट लगा दी उस पर, उसको अपने कारोबार के सिलसिले में भी बाहर जाने के लिए उसको एनओसी लानी पड़ती है, बहुत झेलने पड़ते हैं। अब वो हिंदुस्तान में ही जाता है। इट हैज बीन अ ट्रेडिशन कि सरमा में हिंदुस्तान की तरफ जाते हैं कारोबार करने के लिए, या उनने वो वहाँ पर खोले। लेकिन व्हाट हैपेंड टू देम, वहाँ पर जिस तरह से परसिक्यूशन होती है कश्मीरी की, जो हम नहीं देखते हैं, लेकिन जो हमने देखा पिछले दिनों भी हिमाचल प्रदेश में और बहुत सी जगहों पर, किस तरह से उन कश्मीरियों को लोगों ने निशाना बनाया इसलिए था कि हिंदुस्तानी मीडिया ने वो पॉइंट आ गया। वेरी क्विकली नायला साहब आपकी तरफ, is it a cultural genocide which is being happened in Indian occupied Jammu and Kashmir? आप ही के प्रोग्राम में कई मरतबा हमने जिक्र किया है कि किस तरह उन कश्मीरियों के साथ सलूक किया जाता है जो हिंदुस्तान की तरफ किसी मजबूरी में जाते हैं, वो बच्चे हों, वो स्कूलों के यूनिवर्सिटीज़ के तालिबे इल्म हों, या वो कोई कारोबार के लिए गए हुए लोग हों, उनके साथ क्या होता है। दूसरी बात ये कि हम जैसा कि जगमोहन ने अपनी किताब में भी लिखा था, जो गवर्नर थे 1989 में कश्मीर के, कौन नहीं जानता जाहिर है, बिल्कुल यही बात है। और उन्होंने अपनी किताब में उस वक्त, हालांकि उस वक्त वो थे कांग्रेस में, वो अपने सही जो ठिकाना है उस पर तो आप पहुंचे हैं, अब वो बीजेपी में हैं, लेकिन उस वक्त उन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि कश्मीर के मसले का हल जो है वो इंडियनाइजेशन है। तो ये आज का उनका बिल्कुल एग्जैक्टली, वो कल्चरल इरोजन चाहते हैं, वो आपका वजूद ही नहीं चाहते, कश्मीरियों का तो वो वजूद ही नहीं चाहते, उनको सिर्फ वहाँ के रिसोर्सेज से और वहाँ की ज़मीन से गरज है, तो कश्मीरियों से गरज नहीं है। दूसरी बात ये कि पहले ही मैंने जिक्र किया था, जो इंडियन मीडिया की आप बात कर रहे हैं, तो जो अर्निब गोस्वामी जैसे लोग हैं, इस किस्म के कई और जहरीले लोग हैं जो दिन रात प्रोपेगेंडा कर रहे होते हैं, वो कश्मीरी खवातीन के बारे में जो जुबान और तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हैं, उससे मुमकिन ही नहीं है कि लोग सुकून से रह सकें। ये जो नफ्सियाती टॉर्चर आप दे रहे हैं कश्मीरी खवातीन का, उनके बच्चों को, उनके हस्बैंड्स को उठाकर, उनके लिबास और उनके कपड़ों और उनकी शक्लों पर बात करके और उनके खिलाफ जालिमाना हथकंडे इस्तेमाल करते, ये उनका कई तरह से टॉल ले रहा है, ना सिर्फ उनकी जिंदगियों पर बल्कि उनके नफ्सियाती जो मामलात हैं उन पर भी, और ये बहुत वाइडली स्प्रेड कर रहा है कश्मीर में जो और कश्मीरी इस पे रिएक्ट कर रहे हैं जिस तरह से नजर आ रही है, नेचुरल है अपने लिहाज से, वो जो भी उनको अवेलेबल स्पेस है उसके ऊपर वो रिएक्शन दे रहे हैं, क्योंकि वो कल्चरल यलगार ना पहले उन्होंने कभी कबूल की थी ना अभी कबूल करेंगे। दूसरे मौजू की जानिब क्विकली हमें बढ़ना है। दूसरा मौजू जनाब, जो पाकिस्तान अक्सर आवाज़ उठाता रहता है, हिंदुस्तान जो दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करता है, और वो मुदाखलत इस कदर बढ़ गई है कि अब कनाडा की एक रिपोर्ट सामने आई है, फॉरेन उनकी इंटरफेरेंस कमीशन रिपोर्ट है, ये बड़ी मुस्तनद रिपोर्ट है क्योंकि ये रिपोर्ट तैयार की गई है वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसीज की जानिब से। उन्होंने ये कहा है कि प्रॉक्सी एजेंट्स के ज़रिए हिंदुस्तान इंटरनल अफेयर्स में कनाडा के मैडलिंग करता आया है और कर रहा है, और दूसरा बड़ा मुल्क साबित हुआ है। और दूसरा उन्होंने कहा है कि फाइनेंशियल सपोर्ट भी उन अपनी प्रॉक्सी एजेंट्स को देता है। और तीसरा उन्होंने कहा है कि ये जो है वो वहाँ पे धोखाधड़ी के साथ, खुफिया या डराने के वाकयात के साथ और धमकाने जैसे मामलात के साथ वहाँ पे इन्वॉल्व है। इस कदर संगीन इल्ज़ामात जो है हिंदुस्तान के ऊपर लगाए गए हैं, इस पर ज़रा बात करेंगे। एक्सीलेंसी, आपको मैं इसके अंदर इन्वॉल्व करूँगा। ये फरमाइएगा, हिंदुस्तान इतना आज़ादी के साथ ये सब कुछ माजी में, और अब ये कैसे करता है दूसरे मुल्कों के इंटरनल अफेयर्स के अंदर, और रोकने वाला कोई क्यों नहीं है इसे? जी हाँ, यहाँ पर वही बात आ जाती है कि इंडिया आजकल ब्लू आइड क्यों बना हुआ है, जो थोड़ी देर पहले मैंने तस्करा किया, लेकिन मैं पहले इस पर तस्करा कर दूं कि इंडिया इस वक्त, भारत का जो इस वक्त वतीरा है वो ये है कि ट्रांसनेशनल जो टेररिज्म उसने किया कनाडा में, वहाँ पकड़ा गया, फिर अमेरिका में जो उसने अटेम्प्ट की वहाँ पकड़ा गया, और उससे पहले जो इन्फो लैब्स थी पूरे यूरोप में तकरीबन 500 से ज़्यादा, वहाँ पकड़ा गया। लेकिन उसके बावजूद अब तक पास क्यों नहीं आ रहा है? असल चीज़ ये है, देखिए इसमें एविडेंस, जो जितने भी इंटेलिजेंस बेस्ड जो प्रॉक्सी एजेंट्स के तहत ऑपरेशन किए जाते हैं,
उससे आप बिल्कुल 2+2 के हिसाब से एविडेंस कलेक्ट करना बहुत मुश्किल है। इससे सबसे बड़ी एविडेंस तो ये है कि 5 आईज 5 मुल्कों की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इसको पहले से बता दिया। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि इस रिपोर्ट के अंदर 100 से जायद गवाहों और 60 से जायद माहिरीन की राय ली गई। इससे बड़ा एविडेंस और भी क्या हो सकता है? नहीं, इंडिया का जो है इस वक्त कहना ये है और उनकी हरदर्मी ये है कि आप हमें कॉन्क्रीट प्रूफ दें। एविडेंस तो जाहिर है इसको कहते हैं कोरॉबोरेटरी एविडेंस। तो कोरॉबोरेटरी एविडेंस में और इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक तो साबित हो गया। अब इंडिया क्योंकि मैं ना मानूं कि उसमें है मोड में, तो उस लिहाज से वो नहीं मान रहा है। मैं जो बात करना चाहता हूँ वो ये है कि इंटरनेशनल कानून के मुताबिक जो प्रीएम्बल है अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर का, इट मीन्स दैट दे आर इम्पैक्टिंग एंड अफेक्टिंग द सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ अ कंट्री। और ये सिर्फ हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ये जस्टिस ट्रूडो ने अपना हाईएस्ट फोरम जो पार्लियामेंट का है वहां वो कह चुके हैं यही बात कि हमारी सॉवरेनिटी इसमें इफेक्ट हो रही है। तो ये तमाम चीजें जब सामने हैं, और अभी तो अमेरिका में अब तक केस इंडाइट हुआ है, जो वहाँ पूनम पे जो अटेम्प्ट हुआ था वहाँ सिख लीडर पे, तो वहाँ केस इस वक्त दायर है। इसी तरह कनाडा की आपने रिपोर्ट का खुद बता दिया अभी आपने। तो ये तमाम चीजें तो अभी बिल्कुल आया है दुनिया में। अब इसको दुनिया में मजीद इस पर एम्फेसाइज करने के लिए देयर इज अ मैकेनिज्म, 2 मैकेनिज्म। वन इज अ पब्लिक डिप्लोमेसी। पब्लिक डिप्लोमेसी में पाकिस्तान तो कर रहा है कंसिस्टेंसी के साथ, लेकिन कोई एक मुल्क नहीं, क्योंकि मल्टीलैटरल मामला है और इंडिया ने मल्टी नेशनल जाके वहाँ ऑपरेशंस किए हैं, तो इस पे मल्टीलैटरल एक्शन ही लिया जा सकता है। और उसके लिए एक ही प्लेटफॉर्म है और वो है अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल। अब फिर वही आ जाती है कि सिक्योरिटी काउंसिल में क्योंकि वीटो पावर्स हैं, तो वो इंडिया को सपोर्ट कर जाते हैं अमेरिका समेत, जिसकी वजह से इंडिया कैन गेट अवे विद ऑल दीज सीरियस क्राइम्स, वेदर इट्स द वॉर क्राइम और इट्स द वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, बिकॉज उनको पता है कि चैप्टर 7 के तहत उनके खिलाफ रेजोल्यूशन पास नहीं होगा, लिहाजा वो अपना काम इधर दिखलाते जाएं और एक्सप्लॉइट करते जाएं अमेरिका को। यानी कि उसकी जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट को कहते हैं कि हम आपके इंटरेस्ट को वहां बरकरार रखेंगे और आगे बढ़ाएंगे, और साथ में अपना उल्लू सीधा करते रहते हैं। जो पाकिस्तान के हवाले से या सिखों के हवाले से अगर बात की जाए, तो ये चीज जो है, ये गहराई में इसको समझने से ये अंदाजा होता है कि इंडिया अपने तमाम के तमाम स्कोर सेटल करने की कोशिश कर रहा है इस गार्ब में, इस पर्दे में। इसके बावजूद कि वो एक्सपोज हो रहा है, लेकिन एक्शंस आपने बताया कि क्यों नहीं लिए जा रहे, उसकी वजह बहुत बड़ी कंसिडरेशंस हैं। यकीनन आपका इस हवाले से पॉइंट आ गया। इस पर मजीद जो कैनेडियन औहदेदार हैं उन्होंने बरमला इसके ऊपर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की हैं, दुनिया को बताने की भी कोशिश की है। उन्होंने क्या बताया, आपसे ये भी शेयर कर लेते हैं। The RSMP basically painted a picture that a foreign government is engaging criminal elements in Canada to perpetrate violence against Canadians, including shooting at homes, shooting at Canadians' homes, killing Canadians, shooting at Canadian businesses, shooting at Canadian communities. We saw in the past year an uptake, a serious increase in gun violence. And the RCMP is pointing to the fact that a portion of that, a significant portion, can be attributed to a foreign government hiring criminal elements. This is a threat to anyone that lives in those communities. जी, मैं इसमें नाला साहब आपको शामिल करूंगा। ये फरमाइएगा कि ये मामला शुरू होता है 18 जून 2023 को, उसके बाद फिर सितंबर में जब जस्टिन ट्रूडो, यानी 18 जून 2023 को जो मामला होता है वो हरदीप का कत्ल होता है। सितंबर में जस्टिन ट्रूडो जो हैं वो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जो है कहते हैं कि जी इंडिया इसके अंदर इन्वॉल्व है। उसके बाद फिर इनकी सिफारतकारों को मुल्क बदर कर दिया जाता है, फिर इनकी जो ट्रेड टाइज हैं उसे मुंजमद कर दिया जाता है, और उसके बाद ये रिपोर्ट जो है फॉरेन इंटरफेरेंस कमीशन की रिपोर्ट सामने आती है। किस कदर होशरुबा इंकशाफात हैं इस रिपोर्ट के अंदर, और कितना आई ओपनर है
کہ انڈیا دوسرے ممالک کی معاملات میں انٹرفیرنس کرتا ہے, چاہے وہ مالدیپ ہو, چاہے وہ بنگلہ دیش ہو, چاہے وہ افغانستان ہو, چاہے وہ کینیڈا ہو؟ ایک تو یہ کہ رپورٹ آپ نے جیسے ذکر کیا 6 لوگوں کو نکالا گیا تھا. رپورٹ ایک تو انٹیلیجنس اداروں نے بنائی ہے, ایک جسٹس نے, جج نے پیش کی ہے, جسٹس ہیگ نے. کوئی معمولی بات نہیں ہے. ہندوستان چاہے جتنا بھی واویلا کرے کہ جی ڈیفینیٹو لنکس نہیں مل پائے, لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ ہندوستان نے مداخلت کی. انہوں نے جسٹن ٹروڈو کے خلاف سرعام بھی بیانات دیے تھے. اس کے علاوہ رپورٹ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو تارکین وطن ہیں, جو رپورٹ پیش کی گئی اس میں لکھا ہے کہ جو تارکین وطن ہیں اور جنہوں نے پناہ لے لی اور وہ اب نیشنل ہیں بالکل کینیڈا کے, ان کو ہراس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ان کو انٹیمیڈیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ کینیڈا اس کو اپنے اندرونی معاملات میں مداخلت سمجھتا ہے. یہ اکیلا ملک نہیں ہے جس کے ساتھ. صرف یہ کہ آپ نے رپورٹ میں یہ چیز بھی پڑھی ہوگی کہ جو لوگ عہدیدار ہیں, جو الیکٹ ہو کے آ چکے ہیں, ان کو ان سے اپنے مفاد کے لیے کام کروانے کے لیے بھی انڈیا وہاں پہ کام کر رہا ہے. جی بالکل, آپ نے بالکل ٹھیک کہا. انہوں نے یہی کہا کہ جو ہمارے مختلف عہدیدار ہیں ان کو مختلف طریقوں سے پراکسیز کے ذریعے متاثر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور ہندوستان خاص طور پہ یہ جو ہندوستان کا وتیرہ ہے کہ کشمیری جہاں پہ بھی موجود ہیں یا جو خالستان کے لوگ جہاں پر بھی موجود ہیں, سکھ کمیونٹی, اس ہر ملک میں ہندوستان مداخلت کرتا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. امریکہ نے بھی ایسے الزامات لگائے اور 2023 میں امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسی نے آپ نے بات کی, وہ جو ایک ان کے را کا ایجنٹ اور دوسرا وہاں کا کاروباری شخص جو ہے اس کو تو فرد جرم بھی عائد ہوگی. جی بالکل, یہ اسی کا میں ذکر کر رہی تھی کہ 2023 میں انہیں بھی اٹھایا گیا. گپتا کی میں بات کر جی بالکل. اس کے علاوہ برطانیہ نے, جو برطانیہ کی ایجنسی ہے, اس نے ایسے الزامات لگائے کہ ہمارے جو الیکٹڈ ممبرز ہیں ان کو اپروچ کرنے کی ہندوستان 2023 میں انہوں نے کہا کہ کوشش کر رہا ہے, اور جو ہماری سکھ کمیونٹی ہے اور جو کشمیری کمیونٹی ہے اس کے خلاف لابنگ کرتا ہے اور سکھوں کو وہ روکتا ہے. وہ سکھ وہاں کے نیشنل ہیں, آپ انہیں روک نہیں سکتے کہ وہ اپنی مانگ کے لیے کس طرح پروٹیسٹ کریں. اس کے علاوہ آسٹریلیا نے ایسے الزامات لگائے. اس کے علاوہ بھوٹان الزامات لگاتا رہا ہے بار بار کہ ہماری جو فورن پالیسی ہے اس پر ہندوستان بری طرح متاثر ہونے کی کوشش کر رہا ہے. پاکستان تو اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہا ہے. پاکستان تو بار بار یہ کہتا ہی رہا ہے, اور ہندوستان کی نہ مانو کی جو رٹ ہے وہ تو ہمیشہ سے جاری رہی ہے. بنگلہ دیش کا سب سے بڑی جو ایگزیکٹلی بنگلہ دیش کی ایگزامپل آپ کے سامنے ہے, مالدیپ کی ایگزامپل آپ کے سامنے ہے, سری لنکا کی ایگزامپل آپ کے سامنے ہے. ہندوستان اصل میں کر یہ رہا ہے کہ کیونکہ وہ خطے کے جو مختلف ممالک ہیں ان میں امریکی جو ایجنڈا ہے اس کو بھی بڑھانے کی کوشش کرتا ہے. اس کے علاوہ خاص طور پہ وہ تمام ممالک جن کے چائنا کے ساتھ کوئی اچھے تعلقات ہیں, ہندوستان ہر اس معاملے میں بھی مداخلت کر رہا ہے اور ان کی فورن پالیسی پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ کوئی ایک ملک نہیں ہے کینیڈا, لہٰذا یہ کہنا کہ ثبوت مطلب پورے نہیں ہیں. یہ ایک پریسیڈنس ہے نا, ہسٹوریکل پریسیڈنس, کہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ تمام ملکوں کے ساتھ یہی سلوک کر رہا ہے, ان کے اندرونی معاملات میں سیاسی مداخلت کرتا ہے. اور یہ ہم نے جیسے کہ سری لنکا کا میں ضرور آپ سے ذکر کرنا چاہوں گی کہ وہاں پر انہوں نے مہندا راجا پکسا کی گورنمنٹ کو ٹاپل کرنے کا ان پر الزام ہے. تو لہٰذا یہ کوئی ایک ملک نہیں ہے جو ہندوستان پہ اس قسم کے الزام لگا رہا ہے. ہندوستان جو بگ بردر بننے کی ایک لمبی تعداد. واری صاحب آپ کو اس میں انوالو کروں گا. کلبھوشن یادو کو ہم پکڑتے ہیں تو ہندوستان دنیا میں شور واویلا کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے, پھر ہمیں عدالتوں کے اندر بھی لے جانے کی کوشش کرتا ہے, وہاں بھی منہ کی کھانی پڑتی ہے اسے. تو یہ فرمائے گا کس قدر پاکستان کا جو ورژن ہے وہ ویلیڈیٹ ہوتا ہے ان تمام واقعات سے جو کہ رونما ہو رہے ہیں پڑوس کے اندر اور ٹرانس نیشنل. کلبھوشن یادو کا تو ایک واقعہ ہے جس سے ساری چیز سامنے آتی ہے کہ ایک سرونگ آرمی آفیسر کس طرح سے پاکستان کے اندر سبوٹاج کرتا ہے اور سبوٹاج کی سرگرمیوں میں شامل ہوتا ہے. یہ تو ایک چیز ہے. لیکن ہندوستان کا جو دوسرا رویہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ بیرونی جو جتنے بھی ممالک ہیں اس کے آس پاس کے, جیسے نائلہ صاحبہ کہہ رہی تھی کہ ان کے اندرونی معاملات میں مداخلت اور الیکشنز کو مینیپولیٹ کرنا, وہاں پر اپنے مرضی کے لوگ ہندوستان کے جو ساتھ ہوں ان کو الیکٹ کرانا, ان کو اس میں پہنچانا ایوان میں, تاکہ کل وہ ہندوستان کے ساتھ تجارت میں باقی چیزوں میں لابنگ کر سکے اور بات کر سکے. یہاں تک کہ آپ نے بھی ذکر کیا, امبیسڈر صاحب نے ذکر کیا, انہوں نے بھی ذکر کیا کہ جو جتنے بھی ہمارے نزدیک کے ممالک ہیں, کسی ملک کے ساتھ اس وقت ہندوستان کے آئیڈیل تعلقات نہیں ہیں. وجہ یہی ہے کہ ہندوستان کی بے جا مداخلت, ہر جگہ بے جا مداخلت, اور نزدیک کے ممالک میں جیسے بنگلہ دیش میں اس کی بے جا مداخلت رہی, سری لنکا میں بے جا مداخلت رہی, نیپال میں رہتی تھی مداخلت اس کی ختم ہو گئی. انہوں نے مالدیوز پہلی دفعہ ایسا ہوا مالدیوز نے کہا کہ ہندوستانی چلے جائیں یہاں سے, انڈیا آؤٹ. سو آپ دیکھتے ہیں پھر پاکستان کے ساتھ اتنا ہی نہیں, ایک تو یہ ان ملکوں میں تو اس نے مداخلت کی تو مینیپولیٹ دی پولیٹکس آف دوز کنٹریز, اور ایسے لوگوں کو لانا, یورپ کے مختلف ممالک میں وہ مینیپولیٹ کر رہا ہے.
वो जो राइट राइट विंग जिनको लेकर आया था ये, जिनको लेकर आया था 2019 में फिर दिखाने के लिए कि नॉर्मल सी है, सब कुछ ठीक है, वो सारे लोग जो हैं दे आर पेड बाय द इंडियन लॉबी, और उसको सारा वो उस डिसइंफो ऐप में भी उनका सारा जिक्र था, सारी चीज़ थी किस तरह से वो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। अब ये तो एक चीज़ थी। अब दूसरी तरफ जो हम कनाडा से शुरू करते हैं, जो कनाडा के वज़ीर आज़म ने एक लीड ली, उसने ये कह दिया पार्लियामेंट में साफ शफाफ के जो नजर को किस तरह किल किया हिंदुस्तान के एजेंट्स ने और हिंदुस्तान क्या क्या कर रहा है, उसके बाद बाकी जगह। अब पाकिस्तान के अंदर आकर भी हिंदुस्तान के एजेंट्स ने जिस तरह से लोगों को यहाँ पर BBC की रिपोर्ट है, और BBC की रिपोर्ट उस पर आई, सारी चीज़ें नहीं, गार्डियन ने एक लंबी स्टोरी इस पर छापी कि 18 लोग तो पाकिस्तान के अंदर हिंदुस्तानी एजेंटों ने यहाँ पर शहीद कर दिए, और इसी तरह दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में वो करते आए। सो हिंदुस्तान बनने से जो उसको एक बदकिस्मती से वेस्ट की अमेरिका की एक पुष्ट पनाही रही इस खित्ते में चीन के सामने लाने की, उस तमाम चीज़ का वो डिसएडवांटेज ले रहा है, उसको एडवांटेज के तौर पर ले रहा है, ताकि वो जो भी करे तो वो अकाउंटेबल ना हो, ताकि वो किसी नज़रों में ना आए। इसलिए अभी भी अगरचे वो अमेरिका में उनकी इंडाइटमेंट भी हुई, लेकिन फैसले नहीं हो रहे हैं, रुक रहे हैं, चीज़ें रुकी हुई हैं, बिकॉज अमेरिका हिंदुस्तान को इस खित्ते में एक यहाँ पे हम एक बहुत बड़ा वाकया जो है उसको यकीन अगर जिक्र ना करें तो वो भी ज्यादती होगी। कतर में कतर जो नेवल उनके ऑफिसर्स थे जिनको सजाए मौत भी सुना दी गई थी, वहाँ पे कितनी इंटरनल मैडलिंग कर रहा था हिंदुस्तान की इंटरनल मैडलिंग तो अभी तो सामने आई। मुझे लगता है कि जितने भी गल्फ के कंट्रीज हैं वहाँ पर जिस तरह से उनकी लोग रहते हैं जो करते हैं, उसमें तो बहुत सारा कहा जा सकता है कि उनकी मैडलिंग हो सकती है। वहाँ पर वहाँ मैनिपुलेट करना, वहाँ की आप ये कह रहे हैं इट्स अ टिप ऑफ द आइसबर्ग, अभी बहुत कुछ आना बाकी है। बिलाल साहब आपको इन्वॉल्व करूंगा, कितना एक्सपोज हो गया है विद एवरी पासिंग डे इंडिया, और क्यों इसे रोका नहीं जा पा रहा, और अगर ना रोका गया तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? देखिए, मेरे ख्याल में इस वक्त पहले तो पाकिस्तान में कार्रवाई करता ही था हिंदुस्तान। पाकिस्तान हर फोरम पे गया, हर बड़े ताकतवर ममालिक को भी सबूत भी फराम किए पाकिस्तान। अब जब आग उनके घरों में गई है ना, अब अमेरिकन अखबार भी ये तस्लीम कर रहा था एक रिपोर्ट में कि हिंदुस्तान, अमेरिका, कनाडा, पाकिस्तान में मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलव्वस है। अब कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर थे जो वो भी उन्होंने भी बोले, ये इंक्वायरी रिपोर्ट जो आई है इस पर भी सबूत आ गया, बहुत है। अब यहाँ पे जो जिक्र किया गया जिन ममालिक का कि वहाँ पे ये खराबियाँ कर रहा है, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के अंदर भी टारगेट किलिंग करवाई, वो सबूत भी पाकिस्तान ने फराम कर दिए। मेरा ख्याल है ये सारे जो सबूत हैं, इनके बाद अब भारत का जो चेहरा है वो बतौर दहशतगर्द वो वाजे हो चुका है। अब इससे इनकार कैसे किया जा सकता है कि अब वो उसकी आप जुर्रत देखिए कि वो बाअसर ममालिक को भी छेड़ने से बाज नहीं आ रहा, और उसके जो विंग्स हैं यासिर साहब, पाकिस्तान पे तो इल्जाम था जिसकी वजह से फैटफ की रेटिंग जो है पाकिस्तान की मुतासिर की गई। सिर्फ ये तो सबूत हैं साबितशुदा, तो फैटफ की रेटिंग क्यों नहीं मुतासिर होती इस तरह? इंडिया की जायद सफात की रिपोर्ट सवाल है, बहुत बड़े सवाल, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब आगे क्या नुकसान हो सकता है इससे या नहीं हो सकता, तो जाहिर बात है जब किसी गलत बात को नहीं रोका जाएगा, इंतशार को बर वक्त नहीं रोका जाएगा, तो वो मजीद फैलेगा ना, वो तो नुकसान करेगा। लेकिन शार्ट ये है स्टोरी कि भारत एक दहशतगर्द मुल्क के तौर पे पूरी दुनिया में इन सबूतों के बाद साबितशुदा दहशतगर्द स्टेट टेररिज्म आप कह रहे हैं वो साबितशुदा है, और तमाम वाकयात से जो कि हमारे पैनलिस्ट ने जिक्र किया उसे साबित हुआ है। और यकीनन अगर एक्शन ना लिया गया तो फिर इसका नुकसान सिर्फ पाकिस्तान को नहीं बल्कि उन तमाम ममालिक को होगा जो इसे बज़ाहिर सपोर्ट करते हुए भी नजर आ रहे हैं। आई हैव टू वाइंड अप, मुझे शुक्रिया अदा करना अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ पैनलिस्ट का। आज के प्रोग्राम के हवाले से तज्ज़िया, तबसरा, शॉर्ट्स, रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा की। प्रोग्राम कश्मीर टुडे से इतना ही। यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।